हे, गुड मॉर्निंग हीरोज। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। 3-4 दिन की छुट्टियां भी हो गई हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, ऐसा है कि आपको तो पता ही था, आई थिंक 4 तारीख थी वो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और फ्रैक्चर वैक्चर आ गया था हाथ में। देखो, ऐसा फ्रैक्चर वैक्चर है ये हाथ पे मेरे, अंधेरा है रूम में। सिर्फ आपके मेरा टैब चल रहा है आपके स्क्रीन पर। और बातों को ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी ये। तो फटाफट से हम नए एक्सपीरियंस को देखते हैं कि कैसा लगता है इस तरह से पढ़ाना। आप लोगों को करना क्या है, बस अपने सामने ये वीडियो स्टार्ट कर लेना, कानों में लीड ज़रूर लगा लेना, हेडफोन्स में लीड हो। और बस सुनते रहना और देखते रहना। आपको स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस बैठो लेटो जब देखना हो उसको। बट टाइम से रिपीटेड फॉर्म में देख सकते हो, कई बार देख सकते हो। ठीक है बेटा? तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर चैप्टर 2 हमारे ख़त्म हो गए थे। तीसरा हमारा चल रहा था अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सब हम कुछ बातें पढ़ने वाले थे। देखो, ये सब कुछ बातें पढ़े थे हमने। कैपेसिटी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड अनडिस्क्वालीफाइड, आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए उसमें, ये सब कोराइजन वोराइजन अंदर सारी काफ़ी बातें थी। अब बिठाओ। आगे हमने पहला पढ़ा था कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। रिवीजन कर रहे हैं 10 मिनट बस, ओनली रिवीजन। कैपेसिटी क्या था? देखो, कैपेसिटी पे ध्यान दो तो क्या लिखा हुआ है। कैपेसिटी रेफर्स टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज दैट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब भैया, पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, वो पार्टी खाने वाली पार्टी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है, प्रोमिसर और प्रोमिसी, क्या वो इस कैपेसिटी में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए? इज एन इसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको याद हो, सेक्शन 10 के अंदर हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था 10 कुछ 6 बातें, जिसके अंदर एक कैपेसिटी भी था कि वह किसी और एक्ट में वॉइड नहीं होना चाहिए, और उसकी कॉम्पिटेंट कैपेसिटी के नाम से था। बेटा सेक्शन 11 में वो 10 था, ये 11 है। 11 में क्या लगा? हु इज द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट से, एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्टेड। मतलब जिस सेक्शन से वो बिलोंग करता है बंदा। अगर मान लो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हायर परचेज चैप्टर पढ़ा था तो हायर परचेज का एक कोई एक्ट होता होगा। अगर शादी का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी एक्ट का है। क्या लिखा है? टू विच ही सब्जेक्टेड। जिस भी सेक्शन एक्ट से वो बिलोंग करता है उसमें उसकी एज मेजोरिटी होनी चाहिए। क्या लगा आगे? एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो कि दिमाग उसका एकदम ठिकाने पे होना चाहिए। एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्टेड। मतलब जिस एक्ट से वो बिलोंग करता था ऊपर, उस एक्ट में कैसे भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब 18 साल, हमारे शादी एक्ट में आ जाओ, इंडियन मैरिज एक्ट। गर्ल्स की एज 18, बॉयज़ की एज 21। तो 21 एज में, हाँ 20 सब एक्ट क्या है मेरा? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें मेजोरिटी कितनी है? हाँ 21 साल का होना चाहिए। लेकिन दिमाग से पैदल भी नहीं होना चाहिए, मतलब एज भी कंप्लीट करे और कोई उसमें कमी भी ना हो, दिमाग से पैदल भी ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पता चला कि हाँ 21 साल का तो हो गया, वह दिमाग से पैदल है, तो क्या वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? बंदा होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? नहीं होगा, कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं होगा। क्या बोला था मैंने बोला कि वो 21 साल का लड़का हो गया, वह दिमाग से पैदल है, लेकिन एक एक्ट के अंदर क्या उसने एज मेजोरिटी की अटेन कर ली? हाँ कर ली। बट क्या वो उसी एक्ट के अंदर जो है दिमाग से पैदल है? बोला हाँ। तो भैया चाहे एज कितनी भी हो जाए, आप कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं हो। दोनों बात फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। क्या? कॉम्पिटेंट पार्टी के लिए दो बात होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? एक मेजॉरिटी, इसकी मेजॉरिटी एज पे आ जाना चाहिए। दूसरा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 11 का एनालिसिस करें तो क्या कहता है वो? दिस सेक्शन डील्स विद पर्सनल कैपेसिटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या क्या बात है बेटा? पहला, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। यही बात पढ़ रहे थे कि भैया उसकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या लगा? इज अ साउंड ऑफ माइंड। इज साउंड माइंड मतलब दिमाग उसका ठिकाने पे होना चाहिए। तीसरा क्या पढ़ रहे थे? इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ विच टू विच ही सब्जेक्टेड। मतलब किसी लॉ के अंदर वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए। बेटा एज ऑफ मेजोरिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एज ऑफ मेजोरिटी इंडिया, इन इंडिया के अंदर एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजोरिटी लोग। बेटा इंडिया, आपको बता दूं, इंडिया वर्ल्ड की ऐसा एक कंट्री है जिसमें हर चीज़ पर एक्ट है। बताओ, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। इस एक्ट में लिखा हुआ है किस किस सेक्शन में कौन बंदा किस काम के लिए कितनी एज का होना चाहिए, बताइए। ये भी वही एक्ट होता है।
अच्छी बात है बेटा। एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, जो बंदा इंडिया के अंदर रहता है अटेन करेगा मेजोरिटी की एज 18 साल, एंड नॉट, उससे पहले नहीं, एज ऑफ मेजोरिटी बीइंग 18 साल 18 ईयर, अ पर्सन लेस देन दैट एज इवन बाय अ डे, मतलब 17 साल 300, कितने होते 65 होते ना, 64, 17 साल 364 दिन, एक दिन कम था, वो माइनर ही रहेगा। द लॉ रेटिंग द माइनर्स एग्रीमेंट एंड पोजीशन ऑफ माइनर। क्या लिखा है बेटा, हमने पढ़ा था कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, पढ़ो आंख खोल के, क्या लिखा है, वॉइड एब इनिशियो। क्या कहलाएगा, वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड माने बेकार, एब इनिशियो लैटिन वर्ड, मतलब स्टार्टिंग से ही बेकार। तो बेटा क्या है यहाँ पे, आ जाओ, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय, विद मतलब माइनर के साथ या माइनर के द्वारा, माइनर मेरे पास आया और बोलता है कि मेरे को कुछ खिलाओ मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो ये विद है या बाय है, बेटा ये बाय है, माइनर के द्वारा, माइनर पहले आया और अब मैं पहले जाऊंगा तो विद बोलूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज अ वॉइड अब इनिशियो, ठीक है, बात खत्म हो गई। आगे लिखा है सेकंड नंबर पॉइंट को, सेकंड पॉइंट है, लिखा है नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अच्छा, कोई भी अगर बंदा, कोई भी माइनर अगर कोई एक्ट करता है और बोलता है, क्योंकि वो वार्ड शो पहले ही हो गया, सोचो बेटा कि मैंने 17 साल 364 दिन, मतलब एक दिन कम पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं 28 साल का हो गया, तो मैंने बोला ठीक है मैं तो मेजर हो गया, अब तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा, तो वो क्या कहलाएगा, सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त में क्या था, उस वक्त था मैं माइनर, इसका मतलब है कि मेजर हो जाने पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड नहीं होगा, बिकॉज रीजन क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है कि माइनर के द्वारा या माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। तो मैंने, अगर मैं हूँ माइनर, है ना, और आप है लोग बेटा मेजर, तो मैं आपके पास जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या आप मेरे पास आके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आप सोचते हैं कि एक ही दिन की तो बात है, एक दिन के बाद ये मेजर हो ही जाएगा, लेकिन वो एक दिन की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, उसे बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। बेटा मेजर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है भाई कि जो माइनर होता है, सॉरी मैंने वर्ड मेजर बोल दिया, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, मतलब माइनर भैया बेनिफिशियरी हो सकता है। बेनिफिशियरी क्या होता है, किसी के द्वारा, किसी मतलब जैसे मैं हूँ, जैसे मान लेते हैं मेरा कोई सन है, मेरा सन है और मैं नहीं रहा, अब मैंने एक बंदा अपॉइंट कर दिया कि वो बंदा कौन, अब वो बंदा जो भी काम करेगा वो मेरे बेटे के बिहाफ पर करेगा, तो बेनिफिशियरी कौन है, मेरा बेटा। क्लियर, मतलब केयर टेकर कह सकते हैं, केयर टेकर, क्या लगा है, दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट द माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम। क्या लगा था, अ promissory note duly executed in the favor of minor is not void and can be sued upon by him because he though incompetent to contract may yet accept the benefits। मतलब भाई उसने कहा, जैसे वो है सऊदी का कोई प्रिंस है, वो माइनर है और उसको बेनिफिशियरी मिला हुआ है, गार्जियन वो टेक केयर करता है उसके, तो अब कोई भी वो एक्ट करेगा उसका गार्जियन उसके लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा क्या लिखा है इसमें, आ जाओ, और नहीं तो पिक्चर देख लेना इंडियन, उसमें समझ में आ जाएगा माइनर क्या था। वो इंडियन होता है सनी देओल, और एक बहुत पैसे वाली लड़का फैमिली होती है, माँ बाप मर जाते हैं, बेटा रह जाता है और बेटे के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है, अब वो जो है बेटे को मारना चाहता है, तो सनी देओल आते हैं भैया उसके केयर टेकर होकर, तो भैया जो भी सनी देओल एक्ट करेंगे उसके लिए उसका बेटा रिस्पॉन्सिबल होगा। आ गया बेटा, अब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, भैया हाँ ये बहुत बढ़िया था, माइनर कुछ भी कर्म कांड करे आएगा और आगे बोलेगा अरे मैं तो माइनर था, मुझ पे कैसे एक्ट होगा, जैसे वो अभी केन वो हुआ था, कौन सा रेप केस हुआ था बहुत भयानक, उसमें वो क्या था, वो लड़का यही तो प्लीड कर रहा था कि मैं तो माइनर हूँ, मुझे आप सजा नहीं दे सकते, तो वो प्लीड कर सकता है चाहे वो कर्म कांड कोई भी करे आए कहीं भी जाकर, और वो किससे बचने की कोशिश करेगा कि मैं तो माइनर हूँ। अरे नाम बच्ची का नाम भूल गया, पूरे इंडिया में आग लग गई थी, मतलब आग मतलब वो फेमस हुआ था बोला है केस, कोई बात नहीं। थोड़ा क्या लगा, माइनर चिल्लाएगा कि मैं माइनर हूँ, आगे क्या लगा है,
लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, हाँ ये बात तो है। माइनर ये नहीं कह के पीछे हट सकता, क्या लिखा है, माइनर ये कह के पीछे नहीं हट सकता कि मैं माइनर हूँ इस केस में, किस में, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। अगर माइनर कहीं रोड पे मर रहा था और किसी इंसान ने उसे पकड़ के उसकी नेसेसिटीज पूरी करी, खिलाया पिलाया, घर दिया, मकान दिया, कपड़ा दिया, और जब वो बड़ा हुआ तो उस बंदे ने जिसने उसे खिलाया था वो उससे कुछ उम्मीद करता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो माइनर था, तुमने मुझे क्यों खिलाया पिलाया, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ऊपर से आगे बोलेगी जब तू मर रहा था तो इसने तेरी सेवा करी, मतलब ये एक तरीके का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तू सेवा ले रहा था, वो सेवा दे रहा था। अब नाउ सिचुएशन कन्वर्ट होगी, अब तुम्हें कुछ कंसिडरेशन में देना पड़ेगा, तो कंसिडरेशन नहीं दोगे तो तुम्हें चार्जेस लगेंगे, आपको फाइन देना पड़ेगा या जो भी जेल होगी जो भी है। मायना बोला अरे मेरे को तो पता ही नहीं था ये मेरी सेवा करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तुमने कुछ नहीं कहा था पर ये माना कॉन्ट्रैक्ट ही जाएगा। बेटा आ जाओ, आगे क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। बेटा क्या लिखा है, दो द माइनॉरिटीज एग्रीमेंट इज वाइड, his guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on a minor's behalf where the guardian makes a contract for the minor which is within his competency and which is for the benefit of minor, there will be a void contract which the minor can be enforced। क्या मतलब इस बात को, बड़े सीधी सी बात है, गार्जियन ऊपर वाली बात थी ना कि गार्जियन द्वारा कोई भी एक्ट होगा उसके लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो इंसॉल्वेंसी, मतलब अब माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। नो इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है, ऊपर तो कुछ खास नहीं है, नीचे क्या लिखा है, नो इंसॉल्वेंसी मतलब माइनर को कभी भी आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। हु इज इंसॉल्वेंट, मैंने अब बताया था आपको बेटा, इंसॉल्वेंट कौन होते हैं, जब आपकी लाइबिलिटी बहुत हो जाए और आप पे भी नहीं कर पा रहे हो, आपने कह दिया कि मैं पे नहीं कर सकता, अनेबल टू पे योर डेट्स, तो क्या होगा, आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। इंसॉल्वेंट इन केस ऑफ कंपनीज, बैंकक्रप्ट इन केस ऑफ आपका इंडिविजुअल्स, अदर देन मतलब अदर देन कंपनी, समझ लो बैंकक्रप्ट्स। तो भैया किसी कोई माइनर है, उसने इतना इतना पैसा खा, बचपन में 18 साल तक इतनी दुकान पे चॉकलेट चटी है, इतनी दुकान पे चॉकलेट चटी है कि भैया कि उस पर है जेब में कुछ नहीं है, वो खाए चला गया और दुकानदार दे चला गया। अब वो बोला भाई मेरे पैसे दे, उसने कहा मैं दे ही नहीं सकता, क्यों, उसने कहा भैया मेरे पास तो असेट है नहीं है, लाइबिलिटी है। तो केस बन गया कि लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। अच्छा बच्चे ने मना भी कर दिया कि भाई मैं दे ही नहीं सकता, मतलब अनेबल टू पे, दोनों बात हो गई, मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा है और मैं दे भी नहीं सकता, तो बैंक कंपनी सॉरी, तो कोर्ट इस केस में आपको बैंकक्रप्ट बना या इंसॉल्वेंट बना देती है, लेकिन माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। बेटा पार्टनरशिप है ऐसी, वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता, आपको पता है माइनर माइनर पार्टनर नहीं होते। माइनर कैन बी एजेंट, हाँ माइनर बेटा एजेंट के तौर पर काम कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। माइनर कैन बी, क्वेश्चन आता है इस पर, अ माइनर कैन बी एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लाइबल फॉर हिज प्रिंसिपल, समझ में आ गई, प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, ए कैन, a minor can draw, deliver, endorse negotiable instrument without himself being liable। अब मान लो जैसे वही वाली बात है ना, फादर बेटे वाला, अब मैं हूँ सब फादर बेटा रहने दो, मैं हूँ एक लड़का और मैंने क्या कर रखा है कि मैंने एक लड़का अपने यहाँ गोद ले लिया है कोई, ठीक है, जो कि सन भी नहीं है मेरा। अब वो क्या करता है, शॉप पर जाता है और मेरे नाम की टॉफियाँ चढ़ता रहता है, तो भैया उसके एक्ट के लिए वो जो काम कर रहा है मैं लायबल हूँ। लेकिन से बात क्लियर हो गई, माइनर कैन बी है एजेंट, तो वो क्या है, एक तरीके से एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। मैं से कह रहा हूँ जा एक काम कर, जा 2 सिगरेट ले आ, या 2 पान मसाला ले आ, तो वो क्या है, एक एजेंट का, एजेंट ही तो होता है कि मेरे बिहाफ पर कोई जा रहा है वहाँ पर, मैंने कहा जा 4 कोल्ड ड्रिंक लेके आया, मैंने कहा जा जा 2 10 या वो ले आ, क्या बोलते हैं कुरकुरे ले आ। अब होता क्या था, हर बार वो एक्स्ट्रा लेके आता था, वो लड़का था 10 साल का, मैं कहता 2 सुट्टे लिया, वो 3 लेके आता, एक खुद फूक के आता था दुकान के पीछे। मैंने कहा 2 सुपारी लिया, वो जाकर 3 सुपारी लेके एक वहीं चर के आता था। मैंने कहा 4 कोल्ड ड्रिंक लेके आया, वो 5 भी एक वहीं पी के आता था। दुकानदार ने मुझे पकड़ लिया, भाई बैलेंस दीजिए। मैंने कहा इतना पैसा कैसे हो गया, वो बोला भाई साहब आपने इतना इतना मंगाया, मैंने बोला मैंने नहीं मंगाया। तो मैं से क्या बोलूँगा, एक काम करो, ये उस बच्चे ने पिया था उसी से पैसे लो, तो ये माइनर हो जाएगा। माइनर क्या बोलेगा, मैं तो माइनर हूँ, ऊपर वाली लाइन थी ना, मैं तो माइनर हूँ, तो मतलब माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन मैं रेस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा उसके लिए, मैं रेस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। माइनर कैन बी एन एजेंट, तो वो जो रोल प्ले कर रहा था मेरे बार बार सामान मंगाने पर, वो किसका रोल प्ले कर रहा था, एज एन एजेंट।
तो क्या उसके एक्ट से मैं रेस्पॉन्सिबल हूँगा? हाँ, मैं रेस्पॉन्सिबल रहूँगा। अच्छा बेटा आ गया बेटा वो तो बाइंडिंग गार्जियन वार्जियन जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय द, मुझे हाँ ये पढ़ा था हमने, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर एंड अडल्ट। हाँ भाई क्या लिखा है, एक माइनर एक अडल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट माइनर किसी केस में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सीधी सी बात, क्योंकि वर्ड अब इनिशियो होता है। अच्छा, श्योरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी क्या बेटा, श्योरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, पढ़ो, मिस्टर एक्स गारंटी फॉर अ परचेज अ मोबाइल फोन बाई क्रिश अ माइनर, एक बच्चा है उससे कहा फोन लूंगा। In this case, failure of payment by Krish X will be liable to make the payment। अरे इसमें क्या बात है, ये सीधी बात है, श्योरिटी बेटा वही तो होता है, श्योरिटी बेटा गारंटर, मतलब अगर मैंने अपने बच्चे के लिए कोई गारंटी ली है और मेरा बच्चा कोई काम नहीं कर पाया तो उसके बदले मुझे पे करने पड़ते हैं, तो वही यहाँ पर है कि माइनर ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके पीछे गारंटी दे दी किसी और ने, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हाँ भाई गारंटी चल रही है इसके अंदर। लेकिन अगर वो बंदा पे नहीं कर पाया तो वो गारंटर पैसे पे करेगा बेटा, ये तो मेरा कोई लाइन ही नहीं है, ये तो हर केस में होता है, दोनों मेजर हो तब भी यही होता है। मान लो मैं भी मेजर हूँ और मान लो तरुण भी मेजर है, तो तरुण ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और मैंने जो है गारंटी दे दी, तरुण पे नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात है मेरा गला पकड़ा रहेगा, तो वही इन्होंने इसमें बोल दिया है। माइनर एज शेयर होल्डर, लाइबिलिटी फॉर टोस्ट। आगे बेटा आगे बढ़ते फटाफट से, कोई रिवीजन चल रहा है ये। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड क्या, सेक्शन 12, सेक्शन 10 क्या था, सेक्शन 10 हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 क्या था, 11 था एज अटेन वाला। सेक्शन 12 क्या है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। पर्सन ऑफ साउंड माइंड में क्या कहा है, बोला गया पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time when he makes it is capable of understanding it and forming a rational judgment। वर्ड क्या है, rational judgment। बात क्लियर हो रही है, rational judgment क्या होता है, उसने बोला कि भाई अगर कोई बंदा साउंड माइंड तब कहलाया जाएगा जब वह ये समझ पाए कि काम क्या है और वो जजमेंट ले पाए जो उस पर इफेक्ट करेगा। जैसे मैं बेटा अगर नशे में हूँ और मुझसे कहा जाए मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दो, तो शायद हो सकता है मैं नशे में आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दूँ, तो मैंने एक्ट तो कर क्या, ये एक्ट राशनल जजमेंट है, ये सोचना पड़ेगा। अब बताओ कोई आदमी क्या अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है ऐसे ही किसी को, नहीं, तो और मैंने दे दिया, तो क्या ये राशनल जजमेंट था, नहीं, तो इसी से ये पता चलता है कि मुझे कोई ना कोई डोज दी गई थी जिसकी वजह से मैं राशनल जजमेंट नहीं ले पा रहा था, तो ये क्या, मैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बेटे आओ, क्या लगा, पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। बेटा अरे ये तो कोई बात ही नहीं है कहने वाली, क्या बोल रहा है, अरे यार मैं जर्नली क्या होता है, मैं अनसाउंड यूजली मैं रहता हूँ अनसाउंड, मैं धुत पीता हूँ, इतना पीता हूँ कि नालियों में डोलता फिरता हूँ बेटा, तो जो वो होते हैं पिग सुअर, वो मेरे साथी हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं, मैं भी वहीं पड़ा रहता हूँ, यूजली मैं पीता ही रहता हूँ, लेकिन जब उतरती है मेरे को तो मैं रोटी लेने भी जाता हूँ, और रोटी लेने के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि महीने के मैं एंड में तुझे पैसे दूंगा, रोटी खा लेता हूँ, उस वक्त मैं साउंड माइंड में होता हूँ, नशा नहीं होता मुझे, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और रात और फिर रोटी खाते खाने पानी नहीं पीता, सीधी दारू पीता हूँ कच्ची, एकदम बोतल फाड़ो सीधे मुंह के अंदर। तो बेटा वो मोमेंट, जिस मोमेंट पे मैं रोटी लेने गया था, मतलब जिस मोमेंट पे मैं नशे में नहीं था, क्या उस मोमेंट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया क्या वो माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल माना जाएगा। अगला क्या लिखा है, पर्सन हु इज यूजली साउंड माइंड बट ओकेशनली अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड, दोनों बात एक ही है। दूसरी बात ये समझ लो कि भाई मैं जनरली नहीं पीता, लेकिन मुझे कोई किसी ने टॉक्सिक दे दिया, किसी ने मेरे को कोई ड्रग दे दिया और जिसकी वजह से मैं नशे में आ गया और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया, तो वो पीरियड, जिस पीरियड में मुझे नशा दिया गया, जिस पीरियड में मैं अनकॉन्शियस माइंड में था, मतलब जिस पीरियड में मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं अनसाउंड माइंड था, उस दौरान किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड वैलिड माना जाएगा? नहीं, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोनों बातें बेटा एक ही हैं, दोनों ही बात में कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब बंदा साउंड पोजीशन में होगा। क्लियर? ओके, बेटा आ जाओ। तो एक वर्ड ये था, चाहो तो पढ़ के देख लो, सी कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालीफाइड पर्सन। बेटा डिस्क्वालीफाइड पर्सन क्या है, किसी भी एक्ट में अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो तो आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपके पास पुलिस केस चल रहा है,
कुछ भी हो सकता है, आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, आप कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया है किसी चोरी में, तो आप उस केसेस में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो माना नहीं जाता। बट साथ में हमने सेक्शन 10 जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंदर एक टर्म और था फ्री कंसर्न। तो फ्री कंसर्न बेटा यहाँ आ जाओ, फ्री कंसर्न भयंकर वाला चैप्टर देखो ध्यान से। पहले क्या है, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। 1 2 3 इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल होता है। ये इसमें आपके पास प्रेशर किया था, आपको गन दिखाया, बंदूक दिखाया, आपको तय करना है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करूं या वैलिड। मिसरिप्रेजेंटेशन में सेम बात है। मिस्टेक, मिस्टेक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक हो गया तो उसमें ये नहीं कह सकते लाओ, क्या इफेक्टेड पार्टी ये नहीं कहती कि लाओ इसको मान ही लो। मिस्टेक मतलब जो मैं चाहता नहीं था। अब मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, यूनिलेटरल बायलेटरल। मैंने अकेले करी है तो पर्सन पता करो, दोनों तरफ से हुई है तो सब्जेक्ट मैटर क्या था और परफॉर्मेंस क्या है। बात समझ में आ गई, जब पढ़ेंगे इसको, आ जाओ नीचे आ जाओ। हमने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, फटाफट रिवाइज करते हैं। सेक्शन 13, सेक्शन 13 क्या बोलता है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसर्न्ड व्हेन दे हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब हम कोई भी बंदा उसको कंसर्ट मानी जाएगी, मतलब फ्री कंसर्ट मानी जाएगी। बेटा क्या लिखा है, एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। जो मैंने बोला क्या तुमने उसी सेंस में उसको समझा। मैंने ए के पास करीब 10 गाड़ियाँ थी, लाल पीली हरी नीली काली गुलाबी संतरी जो भी रंग है। बेटा मेरे को उसमें से काली रंग की मर्सिडीज, मेरे को मस्टंग, गाड़ी का नाम मस्टंग, मुझे ब्लैक रंग की मस्टंग पसंद थी। उसके बाद मस्टंग शायद 3 4 थी। अब समझना, मैं मस्टंग बेच रहा हूँ, सामने वाला मस्टंग खरीद रहा है, तो सेम थिंग, सेम साइंस सेम आ गया। मैं रेड कलर की बेचना चाहता हूँ, वो मैं सॉरी, वो रेड रंग की बेचना चाहता है और मैं ब्लैक रंग की खरीदना चाहता हूँ। क्या सेंस सेम है? नहीं। क्या कंसर्न फ्री है? नहीं। मैं मस्टंग बेच वो मस्टंग बेचना चाहता है, मैं मस्टंग लेना चाहता हूँ, सेम कंसर्न। वो ब्लैक रंग की बेचना चाहता है, मैं ब्लैक रंग की लेना चाहता हूँ, सेम कंसर्न। बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, फ्री कंसर्न। मैंने एक आतंकवादी को पकड़ा, मैंने कहा बेटा जा बम गिरा, मैंने कहा ताज पे जाके बम गिरा, वो गधा मैंने ताजमहल बोला था जाके बम गिरा। कौन सा होटल ताजमहल, बेटा ताजमहल नहीं, होटल ताजमहल पे जाके बम गिरा, वो गधा जाके ताजमहल पे बम गिराया। अब बोलता लाओ मेरे दो 25 करोड़ रुपया। मैंने कहा तूने कहा क्या तूने बम गिराया? वो बोला हाँ गिराया। बेटा कंसर्न मैच है। मैंने कहा क्या ताजमहल पे बम गिराया? बोला हाँ ताजमहल पे बम गिराया। मैंने कहा टीवी चेक करने दे। मैंने टीवी चेक करी, मैंने रपाट से उल्टे हाथ को, सीधे हाथ में मेरे चोट है, उल्टे हाथ में मैंने सपाट से दिया उसके। मैंने कहा तुझे कहा था होटल ताजमहल पे बम गिरा, तू तो ताजमहल पे गिराया है, वहां तो अपनी ही गढ़ है, अपना ही इलाका हो। तो बोला, क्या तुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मतलब क्या सेम सेंस सेम थिंग में था? नहीं था। तो मजाक मस्ती में ये वाला एग्जाम्पल, इससे पहले वाले कार वाला एग्जाम्पल, दोनों क्या है, सेम थिंग सेम सेंस में बात होगी। ठीक है बेटा आ जा, आगे है सेक्शन 14। तो फटाफट सेक्शन 10 क्या था, सेक्शन 10 था हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 6 बातें थी। क्या, फ्री कंसेंट, फ्री ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, नॉइड वॉइड इन एनी सेंस, और एक शायद एक और था। इसके बाद सेक्शन 11 था। 11 में क्या था, एज वाली बात की हुई, 18 साल की एज, उसमें कुछ कुछ बातें थी कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा, वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। माइनर प्लीड करेगा कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, गार्जियन द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल होगा, नेसेसिटीज़ के लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे कुछ 6 7 बातें थी उसके अंदर, बातें तो काफ़ी थी। सेक्शन 13, सॉरी 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 11 हो गया था। सेक्शन 12 में क्या था, सेक्शन 12 में भूल गया, सेक्शन 12 मेरे को स्लिप हो गया। सेक्शन 12 था तो अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड। सेक्शन 12 अरे आ जा रहे सेक्शन 12 काफ़ी, अरे नहीं 11 चल रहा है, 12 शायद निकल गया। सेक्शन 12 था साउंड माइंड वाला, बेटा मुझे याद आ गया। सेक्शन 12 था साउंड माइंड। सेक्शन 13, अरे 12 तो दिख ही नहीं था बेटा, तुझे जरा एक मिनट, कहाँ गया सेक्शन 13? सेक्शन 13 आ गया बेटा फ्री कंसेंट। तो सेक्शन 10 हो गया एसेंशियल एलिमेंट, सेक्शन 11 हो गया आपका एज, सेक्शन 12 हो गया साउंड माइंड, सेक्शन 13 हो गया फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट में सेक्शन 10 में क्या कहा, 13 में क्या कहा था कि भाई दोनों बंदे होने चाहिए जिनकी कंसेंट होनी चाहिए, सेम बात सेम सेंस में।
ओके। सेक्शन 14, बेटा सेक्शन 13 में सिर्फ डेफिनेशन है कि कंसर्न क्या है। कंसर्न क्या है, तो कंसर्न क्या है, सेम बात इन सेम सेंस। बेटा आगे अब सेक्शन 14 में फ्री कंसर्न को आगे बढ़ाया गया। सेक्शन 13 में सिर्फ डेफिनेशन, सेक्शन 14 में आगे बातों को बढ़ाया गया कि क्या क्या इसमें माना जाएगा। तो 14 तो अब सिर्फ ध्यान से देखना, सेक्शन 13 में डेफिनेशन होगी छोटी बात, 14 के अंदर बताया कि आगे क्या क्या होगा। तो 14 के अंदर बताया कोलिजन, ये 15 सेक्शन में पढ़ेंगे। 14 सेक्शन में बोला है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये 16 में पढ़ेंगे। 14 के अंदर बोला कि फ्रॉड पढ़ना है तो 17 में जाओ। सेक्शन 14 ने बोला मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है 18 में जाओ। सेक्शन 14 में बोला कि मिस्टेक पढ़ना है तो 20 21 बस 19 गया हो गया, हाँ बेटा 19 भी शायद पीछे तीनों पे लगता है, आएगा 19 है। सेक्शन बेटा 50 हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 50 हमने पढ़ा था बेटा इसके अंदर कि कोलिजन इज अ कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। बेटा कोलिजन क्या है, इज अ कमिटिंग अन थ्रेटिंग टू कमिट, मतलब भैया सीधी बात है, कमिट कर दिया, कमिटिंग बेटा, कमिटिंग और इज थ्रेटिंग काम कर दिया या डराना है कोई काम करने के लिए। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, क्या लिखा है, अगर कानूनी कार्रवाई इंडियन पेनल कोड तो आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड के अंदर अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है या फिर किसी को डरा रहे हो तो भैया फॉरबिड, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ बेटा, फॉरबिडन बाय लॉ, कैसे बड़ा बड़ा लग रहा है ये, ओहो याद नहीं आ रहा, बट तो मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, इलीगल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वहां क्या था, फॉरबिड बाय द लॉ, एनी लॉ, याद आया, गधे घोड़े सबके सब। तो क्या लगा है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सरकार नियम के द्वारा फॉरबिड है, कमिट हो गया या डराने के लिए था, बेटा क्या लगा है, और अनलॉफुल डिटेन, डिटेन क्या होता है, डिटेन डिटेन, डिटेन माने होता है धर पकड़, धर लेना अपने पास, पकड़ लेना अपने आप किसी को अपने पास, तो डिटेनिंग करना, जैसे आप कोई सामान ले गया वो इलीगल था, पुलिस ने पकड़ लिया, उठा कर तुम्हें भी धर लिया और सामान धर लिया, इसको डिटेनिंग कर लेना। अरेस्ट नहीं बोलेंगे, तो बोले डिटेन करना, मतलब तुम्हें जेल तो ना भेजा है कोई, तुम उठा के ले गए तो उसको सब प्रूफ करो ले जाओ। कहते हैं कि जेल में चलो थाने बैठो जाकर, तो डिटेन करना होता है, थाने में बिठाना, डिटेन करना, उठा के जेल में डाल देना, स्कॉल वो जेल में डाल दिया, प्रिजनमेंट हो गया उसका, तो डिटेनिंग कर दी उसकी। या डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, आप किसी अनलॉफुल तरीके से किसी चीज़ को डिटेन करते हो, आप वो बन गए सिंगम का भाऊ, भाऊ बन गए, जाके प्रॉपर्टी छीन ली, डिटेन कर लिया। या कोई ऐसा डराने वाला काम करते हो प्रॉपर्टी को, टू द टू द प्रिजुडिशियस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कुल मिला के बोलता है, अगर आप किसी बंदे को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो डरा कर, धमका कर, जो कि एक्ट में मना किया गया है, कोई चीज़ प्रॉपर्टी का डिटेन कर लिया या डरा कर डिटेन कर रहे हो, ऐसी इंटेंशन से किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कॉरिजन माना जाता है। सेक्शन 15 की कुछ बातें वही, फैक्टर 15 खत्म। क्या बोलता है 15, दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट कोरिजन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम द पार्टी ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉर it is necessary that subject to the coercion must be the other containing party. It may be directly against any third person whatever following the essential ingredients of coercion are. Number one, बेटा छोटी छोटी बात, कुछ नहीं बकवास लगा, वो कहानियाँ सी लिखी है, क्या बोल रहा है उसमें, बोल रहा है कि इसमें कोरिजन में लिखा ही नहीं है कि कौन जो है अफेक्टेड पार्टी होगा, प्रॉमिस करने वाला या प्रॉमिस लेने वाला, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा, वो फालतू की बात है बोल रहा है। कोई भी करे, कोई भी धमकाए, चाहे बेटा बुक है कि ले मेरे को प्रॉपर्टी दे, तो बेटा कौन ले रहा है, मेरे को प्रॉपर्टी दे, और दूसरा धमकाना क्या हुआ, मैं तेरे को ही बेचूंगा नहीं तो तेरा बच्चा गया, मैं तुझको ही बेचूंगा ये प्रॉपर्टी। अब वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए तेरी प्रॉपर्टी, नहीं तूने पहले हाँ कैसे किया, मैं तुझको ही बेचूंगा। तो देख बेटा, बेचने सेलर भी डिटेन कर सकता है, डरा सकता है, बायर भी कह सकता है कि मेरे को प्रॉपर्टी दे नहीं तो तेरा बेटा गया, तो दोनों कैसे बेटा कोई भी थ्रेटिंग या कमिटिंग कर सकता है। तो बेटा क्या लिखा है, इसकी कुछ एनालिसिस है, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय, वो लिखा है कि इंडियन पैनल कोड में मना किया गया वो काम कर रहे हो, अनलॉफुल डिटेनिंग है, आप गलत तरीके से कोई काम कर रहे हो विद, वही डेफिनेशन को दो तीन हिस्से में तोड़ दिया इसमें, तो हटाओ।
सेक्शन 19 बेटा क्या लगा है सेक्शन 19 के अंदर लिखा है सेक्शन 18 तक तो हो गया 18 तक है ऊपर वाला हाँ हाँ 15 बेटा याद रखना 8 9 हमने से देखो सेक्शन 14 में था डेफिनेशन में उसमें बता था कि 13 में बात करेंगे सॉरी 15 में बात करेंगे कोरिजन फिर 16 में कुछ था फिर 17 में कुछ था फिर 18 में कुछ था 19 बीच में गायब था शायद आपको याद होगा नहीं तो देखो ऊपर देखो ये रहा है पास में ही कहीं दूर नहीं देखो 40 में 15 16 17 18 19 गायब है तो 19 में क्या है इनके इफेक्ट्स 19 में क्या है इनके इफेक्ट्स तो 19 में देखो इफेक्ट्स क्या कोरिजन के द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय द कोरिजन इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसर्न वाज सो ऑप्टेड जिससे प्रॉमिस लिया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या वैलिड होगा मतलब वॉइडेबल है उसके एक्शन पर एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अरे बेटा हम तो भूल ही बताना आपको अरे यहाँ से बेटा हमारा वो चालू हो गया मेन हमने वहीं तक पढ़ा था 15 तक as to the consequence of the recession of voidable contract the party residing a void contract should if he has received any benefit and thereunder from the other party to the contract restore such benefit from for so as many be applicable to the person from whom it was received like a person to whom the money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it ओहो बेटा क्या लगा है पहली बात क्या थी पहली बात बोलता है कि जो बंदा कंसर्न वॉज ऑप्टेन जिस बंदे से कंसर्न ली गई है उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा या नहीं उस पर ऑप्शन है दूसरा बेटा तीसरा पढ़ के देखो पहले तो कि ऐसा कोई भी पैसा दिया गया हैव बीन पेड या कोई पैसा दिया गया या कोई चीज़ डिलीवर करी गई कोराइजन के अंदर मस्ट रीपे एंड रिटर्न मतलब मैंने धमका कर प्रॉपर्टी ले ली तो भैया मुझे प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी धमका कर पैसे ले लिए तो मेरे को पैसे वापस करने पड़ेंगे बात क्लियर है अरे बेटा यहाँ क्या था बेटा अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस माने क्या होता है बेटा रिजल्ट कि अगर कोई रिजल्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड हो गया इफ़ इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अगर उस बंदे को कोई भी फ़ायदा मिला होगा उस बंदे को कोई भी फ़ायदा मिला होगा फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट रीस्टोर बेटा रीस्टोर मतलब क्या होता है वापस करना सच बेनिफिट सो एज टू मेक